For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Hello everyone. I hope this video of mine finds you in your best of your health, best of your spirits and best of your preparations for the upcoming November 22 attempt. It has been some time since we got connected on YouTube last time around. अब YouTube पे वापस November 22 attempt के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग विथ अमेंडमेंट्स टुडे. आज के सेशन में जो नवंबर 2022 के लिए सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन में जो अमेंडमेंट्स है वो हमें कवर अप करनी है. एंड इसके बाद आगे आने वाले दिनों में हम रिविजनरी लेक्चर्स भी लगाएंगे जहां पे हम पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे फ्रॉम आवर लेटेस्ट लॉन्च समरी बुक जो आप ले सकते हैं, और उस समरी बुक के थ्रू बाद में हम पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करेंगे. फिलहाल इस वीडियो का जो फोकस है वो सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2022 अटेम्प्ट में जो टैक्सेशन में अमेंडमेंट्स है उनको हम डिस्कस करेंगे. तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि नवंबर 2022 जो आपका अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट में इनकम टैक्स के लिए आपका एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर है प्रीवियस ईयर 21-22. असेसमेंट ईयर जो आपका एप्लीकेबल है वो असेसमेंट ईयर है आपका असेसमेंट ईयर 22-23. क्या यही प्रीवियस ईयर मई 2022 के अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल था? आंसर इज यस. प्रीवियस ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 मई 22 अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल था और नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल था. तो जब ईयर सेम है तो क्या कोई खास अमेंडमेंट्स है? आंसर इज जब हमारा मई और नवंबर में ईयर सेम होता है तो मई से नवंबर में इनकम टैक्स में कोई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स नहीं होती है, वो है भी नहीं. दो छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, नए कुछ नोटिफिकेशंस इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उन अमेंडमेंट्स को हम इन एग्जिस्टिंग वीडियो में देखेंगे. एंड इसके अलावा जीएसटी में आपकी जो अमेंडमेंट्स हैं वो कवर होंगी टिल 30th अप्रैल 2022. आपके मई 22 अटेम्प्ट के लिए जो अमेंडमेंट्स थी वो 31 अक्टूबर 2021 तक की कवर थी, लेकिन आपके नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए जो जीएसटी के अमेंडमेंट्स है वो 30th अप्रैल 2022 तक की पूछी जाएंगी. तो हम एग्जिस्टिंग वीडियो में एग्जैक्टली कवर क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग वीडियो में हम कवर करेंगे कि इनकम टैक्स में जो दो छोटी छोटी अमेंडमेंट्स आई हैं नोटिफिकेशंस के थ्रू वो देखेंगे, और जीएसटी में जो अमेंडमेंट्स आई हैं 1 नवंबर 2021 से लेके 30 अप्रैल 2022 तक, इन अमेंडमेंट्स को हम देखेंगे. एग्जिस्टिंग वीडियो में इनकम टैक्स में इस 6 महीने के टाइम पीरियड में जो दो नोटिफिकेशंस के थ्रू चेंजेस आए हैं वो देखेंगे, और जीएसटी में 1 नवंबर 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक जो अमेंडमेंट्स आई है वो देखेंगे हम. अगर आपने इससे पहले के अमेंडमेंट्स कवर नहीं की हुई हैं तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप यूट्यूब पे जाके मई 22 अटेम्प्ट की जो अमेंडमेंट्स के वीडियो हैं उनको देखें. पहले अपने आप को मई 22 अटेम्प्ट के हिसाब से अपडेट कीजिए और उसके बाद आप अपने आप को नवंबर 22 अटेम्प्ट के हिसाब से अपडेट कीजिए. अब अगर आप में से किसी ने भी फेब 2022 वाला बैच लिया था, चाहे फेस टू फेस मोड में, चाहे लाइव एट होम मोड में, चाहे पेन ड्राइव मोड में, चाहे गूगल ड्राइव मोड में, आपको ये अमेंडमेंट्स अलग से कवर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन अमेंडमेंट्स को मैंने लेक्चर के दौरान ही आपको करा दिया था. तो एग्जिस्टिंग डिस्कशन में आपको कुछ भी ऐसा नया नहीं मिलेगा जो आपके लेक्चर्स के दौरान डिस्कस नहीं हुआ था. सो इन केस इफ एनी ऑफ यू हैव टेकन क्लासेस during the Feb 2022 batch, either in face-to-face mode or live at home mode or Google Drive mode or pen drive mode, you can skip watching these amendments as these amendments were already covered during the course of lectures. Still, अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं अपनी नॉलेज के लिए और दोबारा एक बार अमेंडमेंट्स को रिफ्रेश करने के लिए, तो आप इनको देखना चाहे तो देख सकते हैं. रही बात अगर इससे पहले किसी ने कोई फेस टू फेस बैच लिया है या क्लासेस ली है, या आपने अभी लेटेस्ट में फास्ट ट्रैक की क्लासेस ली है, तो आपको ये अमेंडमेंट्स देखनी है. फास्ट ट्रैक का जो बैच है, जो क्लासेस रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल कराई गई है फास्ट ट्रैक के, उसके अंदर ये अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड नहीं है. तो जो भी बच्चों ने फास्ट ट्रैक की क्लासेस ली हैं या पहले कभी क्लासेस ली हैं उनके लिए अमेंडमेंट देखना इंपॉर्टेंट है. सिर्फ जिन्होंने फेब 2022 वाला फुल बैच लिया था उनको ये अलग से रिकॉर्डिंग्स देखने की जरूरत नहीं है. अब बहुत बातें हमने कर ली, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द अमेंडमेंट्स कि अमेंडमेंट्स एक्चुअली में है क्या. तो पहले एक बार इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स को देखते हैं. बहुत छोटी छोटी सी अमेंडमेंट है और दोनों ही अमेंडमेंट्स रिलेट करती है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर से. हमारे पास एक आता है सेक्शन 139(1). सेक्शन 139(1) बताता है किस किस को इनकम टैक्स में रिटर्न भरनी होती है. वहां पे हम कहते हैं कि एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म को हमेशा उनकी रिटर्न भरनी है, चाहे उनकी कितनी भी इनकम हो, चाहे उनका कितना भी लॉस हो. इसके अलावा हम कहते हैं कोई भी एसएससी जो पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी के अलावा है, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इनको अपनी रिटर्न भरनी होती है अगर इनकी टोटल इनकम बिफोर गिविंग द बेनिफिट ऑफ डिडक्शंस एंड बिफोर गिविंग द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशंस अंडर कैपिटल गेन एक्सीड्स द एप्लीकेबल एग्जेम्पशन लिमिट.
इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उन्हें रिटर्न भरनी होती है अगर उनकी टोटल इनकम नंबर 1 डिडक्शंस का बेनिफिट देने से पहले एंड नंबर 2 कैपिटल गेन्स की एग्जेम्पशंस का बेनिफिट देने से पहले एप्लीकेबल एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अब इसके अलावा यहां पे कुछ और पॉइंट्स और आते थे कि अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ या एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन अदर वर्ड्स कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के अलावा जो असेसीज हैं, अगर उनको रिटर्न नहीं भरनी क्योंकि उनकी टोटल इनकम बिफोर दीज टू बेनिफिट्स एप्लीकेबल एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है, उनको स्टिल रिटर्न भरनी पड़ सकती है इन सर्टेन सिचुएशंस। वो सर्टेन सिचुएशंस क्या थी? या तो आपने अपने करंट अकाउंट में पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा कराया है, या आपने फॉरेन ट्रैवल पे पूरे साल में 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया है, या आपने पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा का खर्चा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे किया है। तो जो अमेंडमेंट जिस कंटेक्स्ट में आई है, एक बार उस बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड क्या है? Any person other than a company or a firm who is otherwise not required to furnish return under section 139(1) is required to file income tax return in the prescribed form and manner on or before the due date if during the previous year such person has deposited an amount or aggregate of amount exceeding rupees 1 crore in one or more current accounts maintained with a banking company or a cooperative bank, or has incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding rupees 2 lakhs for himself or any other person for travel to a foreign country, या फिर has incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding rupees 1 lakh towards consumption of electricity or fulfills such other prescribed conditions। ये जो लॉ आपके पास पहले था वही ये लॉ है। क्या लिखा हुआ है इस लॉ में? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एज आई सेड, जो कंपनी पार्टनरशिप फर्म के अलावा लोग हैं, उनको रिटर्न कब भरनी होती है? जब उनकी टोटल इनकम बिफोर गिविंग द बेनिफिट ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U एंड एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54, 54B, D, EC, 54F, अगर वो एप्लीकेबल एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। लेकिन थोड़े टाइम पहले लॉ में ये बात आई थी कि अगर आपको वैसे 139(1) में रिटर्न नहीं भरनी, बट आपको स्टिल रिटर्न भरनी पड़ सकती है अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन लगती है। आपने पूरे साल में बैंक्स में 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा जमा कराया है कोऑपरेटिव, आपने पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा जमा कराया है करंट अकाउंट में, आपने पूरे साल में 2 लाख से ज्यादा का पैसा खर्च किया है फॉरेन ट्रैवल के ऊपर, या 1 लाख से ज्यादा का खर्चा आपने किया है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे। अब बात क्या है? इसी लॉ के स्कोप को बढ़ाने के लिए इसमें 4 और पॉइंट ऐड कर दिए गए हैं। तो 3 तो आपने पहले पढ़े हुए थे, 4 अब नए आ गए हैं। इन 4 सिचुएशन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सब के लिए रिटर्न भरना क्या हो चुका है? मैंडेटरी, चाहे इनकी टोटल इनकम का लेवल कितना ही क्यों ना हो। सो क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं? In exercise of the past conferred under the last point, the following 4 additional situations have been notified for mandatory filing of income tax return. The gross turnover of such person from business exceeds rupees 60 lakh during the relevant previous year. अगर आप बिजनेस कैरी ऑन करते हैं और आपका बिजनेस का टर्नओवर पूरे साल का 60 लाख से ज्यादा है, या द ग्रॉस रिसीट्स और सच पर्सन फ्रॉम प्रोफेशन एक्सीड्स रुपीज 10 लाख ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आप एक प्रोफेशन कैरी ऑन करते हैं और प्रोफेशन कैरी ऑन करने के दौरान आपके पूरे प्रोफेशन का टर्नओवर पूरे साल का 10 लाख से ज्यादा है। The aggregate of TDS and TCS in case of such person during the relevant previous year is rupees 25,000 or more. In case of a senior citizen, the limit of rupees 50,000 shall be applicable instead of rupees 25,000. पूरे साल में आपका जो TDS कटा है या आपका जो TCS कलेक्ट हुआ है, इन दोनों का एग्रीगेट अमाउंट 50,000 या इससे 25,000 से ज्यादा है। अगर सीनियर सिटीजन है तो वहां पे आप लिमिट 25,000 की जगह पे 50,000 लेके चलेंगे। एंड लास्ट, such person has deposited an amount or aggregate of amount exceeding rupees 50 lakh in one or more saving bank account. सर बैंक अकाउंट के लिए तो ऊपर भी बात लिखी गई थी, बैंक अकाउंट के लिए ऊपर बात लिखी गई थी, लेकिन वो करंट अकाउंट के रिस्पेक्ट से बोली गई थी कि करंट अकाउंट में पूरे साल में आपने 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा जमा किया है। यहां पे अब लिखा है आपने पूरे साल में सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का पैसा जमा किया है। तो पहले हमारे पास 3 पॉइंट होते थे जहां पे कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के अलावा जो लोग हैं उनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता था। अब इस पॉइंट को स्कोप बढ़ा दिया गया है और इसमें 4 पॉइंट्स और ऐड कर दिए गए हैं, तो टोटल मेरे पास 7 पॉइंट है। 4 नए पॉइंट्स क्या है? पॉइंट नंबर 1, आपका पूरे साल का बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है। पॉइंट नंबर 2, आपके प्रोफेशन की पूरे साल की ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज्यादा है। पॉइंट नंबर 3, पूरे साल में आपका जो TDS कटा है या TCS कलेक्ट हुआ है, इसका सम टोटल 25,000 या इससे ज्यादा है। लेकिन कल को आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आपकी लिमिट 25 की जगह 50 देखी जाएगी। मतलब जिन रेजिडेंट्स की एज 60 ईयर से कम है उनके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा अगर
अगर उनका पूरे साल का टीडीएस जो कटा है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है इसका एग्रीगेट अमाउंट 25 या इससे ज्यादा है, और जो लोग सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा अगर उनके केस में जो टीडीएस कटा है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है वो 50,000 या इससे ज्यादा है। एंड लास्ट पॉइंट, आपने पूरे साल जो है वो पूरे साल बैंक अकाउंट्स में, सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का पैसा जमा किया है। So now there are total 7 points. इन 7 पॉइंट्स के केस में इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो चुका है। अब टोटल 7 पॉइंट एक साथ पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, आपने पूरे साल में करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा जमा किया है। पॉइंट नंबर 2, आपने पूरे साल में सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का पैसा जमा किया है। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस का जो क्वांटम होता है, वॉल्यूम होता है, ज्यादा होता है, इसलिए करंट अकाउंट के लिए पहले लिमिट 1 करोड़ थी और सेविंग अकाउंट के लिए जो लिमिट आई है वो 50 लाख आई है। तो आपने पूरे साल में करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा जमा किया है, या आपने पूरे साल में सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का पैसा जमा किया है। नेक्स्ट, आपने पूरे साल में फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया है। आपने पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे 1 लाख से ज्यादा का खर्चा किया है। नेक्स्ट, आपका बिजनेस का जो टर्नओवर है पूरे साल का वो 60 लाख से ज्यादा है, या आपके प्रोफेशन की जो ग्रॉस रिसीट है पूरे साल की वो 10 लाख से ज्यादा है। लास्ट, आपका पूरे साल में जो टीडीएस कटा है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है इसका एग्रीगेट अमाउंट 25,000 या इससे ज्यादा है। कल को आप एक सीनियर सिटीजन हो तो लिमिट 25,000 की जगह पे हम 50,000 लेके चलेंगे। तो ये एक पहली अमेंडमेंट है। और दूसरी जो अमेंडमेंट है वो रिलेट करती है सेक्शन 139AA को। सेक्शन 139AA अगर आपको याद हो तो सेक्शन 139AA टॉक्स अबाउट मैंडेटरी कोटिंग ऑफ आधार नंबर की, आपको अपना आधार पैन से लिंक करना पड़ेगा। तो सेक्शन 139AA जो है ये 2017 के बजट के थ्रू आया था, और इस सेक्शन ने क्या कहा था, इस सेक्शन ने ये कहा था कि आपको अपना आधार जो है वो गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है ताकि आपका आधार और पैन आपस में लिंक किया जा सके। और हुआ क्या, इसके अंदर एक टाइमलाइन दी गई थी कि आपको इस टाइमलाइन तक अपना आधार जो है वो गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है। वो टाइमलाइन रेगुलर बेसिस पे एक्सटेंड की जा रही थी। लास्ट जो इसका एक्सटेंशन आया था कि वो टाइमलाइन जो है कि आप अपना आधार और पैन आपस में लिंक करें, वो लास्ट टाइमलाइन जो एक्सटेंड की गई थी दैट वाज टिल 31 मार्च 2022। और साथ ही साथ एक सेक्शन हुआ करता था सेक्शन 234H। सेक्शन 234H क्या था? सेक्शन 234H ये था कि अगर आपने अपना आधार गवर्नमेंट को टाइमली इंटीमेट नहीं किया तो आप पे सेक्शन 234H में लेट फीस लगाई जा सकती है। लेकिन बात क्या था, वो टाइमलाइन क्योंकि रेगुलर बेसिस पे एक्सटेंड की जा रही थी तो सेक्शन 234H प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ही नहीं हो पाया था। जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट निकलेगी, उसी के बाद तो सेक्शन 234H लग पाएगा। तो 31 मार्च 2022 तक लास्ट एक्सटेंशन आ रखा था कि आप अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने अब इस टाइमलाइन को आगे एक्सटेंड नहीं किया। सो द लास्ट डेट फॉर लिंकिंग पैन विद आधार और आधार विद पैन इज 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 तक अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया तो फिर आप पे सेक्शन 234H का लॉ लग जाएगा। देखते हैं भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। Section 139AA makes it mandatory for every person who has been allotted a PAN as on 1st July 2017 to intimate his Aadhaar number so that Aadhaar number and PAN can be linked. Section 139AA makes it mandatory for every person who has been allotted a PAN as on 1st July 2017 to intimate his Aadhaar number so that Aadhaar number and PAN can be linked. This is required to be done on or before a notified date, failing which the PAN would become inoperative. Further, section 234H provides that where a person who is required to intimate his Aadhaar number under section 139AA fails to do so on or before a notified date, he would be liable to pay a fee not exceeding rupees 1,000 as may be prescribed. The last date for intimating Aadhaar number for the purposes of linking Aadhaar number with PAN had earlier been extended till 31st March 2022. Accordingly, in case of failure to intimate the Aadhaar number by 31st March 2022, the PAN allotted to the person would be made inoperative. अगर 31 मार्च 2022 तक आपने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो आपका पैन क्या हो जाएगा? इनऑपरेटिव। सर अगर पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है? पैन इनऑपरेटिव हो जाता है मतलब आपका पैन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक तरह से पैन एग्जिस्ट ही नहीं करता मतलब इनकम टैक्स में तो आपकी आइडेंटिटी खत्म। इनकम टैक्स में आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। आपने जो आपने रिटर्न्स भरी हुई हैं वो पेंडिंग रिटर्न्स प्रोसेस नहीं होंगी। तो अब आपको बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। बहुत जगह पे जो पैन है वो एक केवाईसी, नो योर कस्टमर नॉर्म्स के लिए भी यूज होता है। हमारी केवाईसी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा पैन यूज होता है।
अब अगर मानो हमारा पैन ही इनऑपरेटिव हो गया तो हमें बहुत फोरम्स पे, बैंक्स के आगे या बहुत अलग अलग जगहों पे हम अपना पैन दे ही नहीं पाएंगे, वो केवाईसी के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा। तो अगर हमारा पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके लिए हमारे पास है रूल 114AAA। Rule 114AAA provides that if PAN of a person has become inoperative, he will not be able to furnish, intimate or quote his PAN, and he would be liable to all the consequences under the Income Tax Act for such failure. This will have a number of implications such as the person would not be able to file return using the inoperative PAN, pending returns will not be processed, pending refunds cannot be issued to inoperative PANs, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी कंप्लीटेड वंस द पैन इज इनऑपरेटिव। एक बार अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया, आप फ्यूचर में कोई रिटर्न नहीं भर पाओगे। जो आपने ऑलरेडी रिटर्न भरी हुई है लेकिन अभी प्रोसेस नहीं हुए, अब उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। आपने इनकम टैक्स में कोई भी अगर अपना रिफंड अप्लाई किया हुआ था, अब वो आपको रिफंड इश्यू नहीं होगा। आपके जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो अब पेंडिंग जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो अब कंप्लीट नहीं हो पाएंगी क्योंकि आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया। या टैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट अ हायर रेट एज पैन बिकम्स इनऑपरेटिव। आपको याद ही होगा सेक्शन 206AA क्या कहता है, अगर पेई ने अपना पैन फर्निश नहीं किया तो पेयर टीडीएस कितने पे काटेगा, द एप्लीकेबल रेट और 20% whichever is higher. Additionally, the taxpayer might also face difficulty at various other forums like bank and other financial portals, as PAN is one of the important KYC criteria for all kinds of financial transactions. तो बैकग्राउंड ये है कि सेक्शन 139AA कहता है कि आपको अपना पैन आधार से लिंक करना है। कब तक लिंक करना है, इसके लिए जो डेट थी वो रेगुलर बेसिस पे एक्सटेंड की जा रही थी। जो लास्ट एक्सटेंशन आया था वो 31 मार्च 2022 तक आया था। साथ के साथ एक सेक्शन 234H था, वो कहता था कि अगर आपने अपने पैन और आधार को टाइमली लिंक नहीं किया सेक्शन 139AA के हिसाब से, तो आप पे सेक्शन 234H में लेट फीस का लॉ लग सकता है, जिसमें मैक्सिमम लेट फीस आपकी 1000 रुपीज रहेगी। अब अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया विद इन द टाइमलाइन गिवन ओवर हियर, तो आपका पैन क्या हो जाएगा, आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर मेरा पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि इनकम टैक्स से मेरी आइडेंटिटी खत्म हो गई। इनकम टैक्स में गोइंग फॉरवर्ड में नई रिटर्न्स नहीं भर सकता, मेरी जो भी पेंडिंग रिटर्न्स है वो प्रोसेस नहीं होंगी, मेरे कोई भी पेंडिंग रिफंड के क्लेम्स है वो प्रोसेस नहीं होंगे, मेरी कोई भी पेंडिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही है वो कंप्लीट नहीं होंगी। इसके साथ साथ शायद टीडीएस भी ज्यादा रेट पे कट जाए, मेरे को केवाईसी कराने में दिक्कत आएगी बिकॉज अब मेरा पैन अब एग्जिस्ट नहीं करता इनकम टैक्स के डेटाबेस में। एक तरह से गवर्नमेंट ने फाइनली अब इस प्रोविजन को तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए कहा है कि 31 मार्च 2022 के बाद अब डेट एक्सटेंड नहीं होगी। तो अगर आपने 31 मार्च 2022 तक अपने पैन और आधार को आपस में लिंक नहीं किया, आपने गवर्नमेंट को अपना आधार नंबर इंटीमेट नहीं किया, तो फिर आपका जो सेक्शन 234H का लेट फीस का लॉ है वो लग जाएगा। लेकिन एक चीज है, गवर्नमेंट ने कहा हम एकदम ही सारे बम नहीं फोड़ेंगे, हम आपको कह रहे हैं कि आप अपना पैन आधार और पैन आपस में लिंक कीजिए, गवर्नमेंट को अपना आधार कोड कीजिए। लेकिन ये जो सेक्शन 114AAA के कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये आप पे हम हाथों हाथ नहीं लगा रहे, इसको हम 1 साल बाद लगाएंगे। मतलब लास्ट डेट टू इंटीमेट माई आधार विद द गवर्नमेंट इज 31 मार्च 2022 ओनली, बट ये जो प्रोविजंस है ये 1 अप्रैल 2022 से नहीं लगेंगे। ये 114AAA के जो प्रोविजंस है वो 1 अप्रैल 2023 से लगेंगे। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आप अगर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में भी अपना आधार पैन से लिंक करते हैं, यस आपकी गलती है, आपको 234H में लेट फीस देनी पड़ेगी, लेकिन आपका पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एक रिलैक्सेशन दे गए हैं, हम थोड़ा सा विंडो छोड़ रहे हैं कि इस विंडो के दौरान लोग स्टिल अपना आधार पैन से लिंक कर सकते हैं लेट फीस के साथ, लेकिन हाँ इनको जो है इनका पैन इनऑपरेटिव अभी हाथों हाथ नहीं करेंगे। So what are the latest development in this context? In order to have smooth applications of section 234H and rule 114AAA, it has been clarified that the impact of rule 114AAA would come into effect from 1st April 2023, and therefore rule 114 would not have any negative consequences between 1st April 2022 to 31st March 2023. However, section 234H has become effective from 1st April 2022. This implies that where a person is required to intimate his Aadhaar number under section 139AA fails to do so on or before 31st March 2022, he shall be liable to pay the following late fees. Rupees 500 where such intimation is made within 3 months from 1st April 2022, that is by 30th June 2022, and rupees 1000 in other cases.
The last date to intimate my PAN with Aadhaar is 31st March 2022. If I do not adhere to this timeline, मेरे पे सेक्शन 234H का लेट फीस का लॉ इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाएगा। ये लेट फीस का लॉ ये कहता है कि 1 अप्रैल 2022 के अगले 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप इंटीमेशन देते हो तो आपकी लेट फीस 500 रहेगी, अदरवाइज आपकी लेट फीस 1000 रुपए रहेगी। साथ ही साथ जो सेक्शन रूल 114 का जो कंटेक्स्ट है, जहां पे आपका पैन अगर इनऑपरेटिव हो जाता है, उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो गवर्नमेंट ने कहा कि हम 1 साल डेफर कर रहे हैं, उन्हें 1 अप्रैल 2023 से लगाएंगे। तो कहानी ये है कि आपकी लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट टू कोर्ट या इंटीमेट आधार आपकी 31 मार्च 2022 ही है। अगर आपने इससे पहले पहले अपना आधार इंटीमेट कर दिया बिफोर, तो ऑल गुड, सब एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर आपने अपना आधार गवर्नमेंट को इंटीमेट किया तो क्या होगा? 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून 2022, अगर आपने इस टाइम पीरियड के अंदर अपना आधार गवर्नमेंट को इंटीमेट किया तो यहां पे आप पे रूल 114 तो नहीं लगेगा, लेकिन आप पे सेक्शन 234H लग जाएगा और आपको 500 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपने 1 जुलाई 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक अपना आधार गवर्नमेंट को इंटीमेट किया तो आप पे रूल 114 तो नहीं लगेगा। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, एज आई वॉज सेइंग कि अगर 1 जुलाई 2022 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में आप अपना आधार गवर्नमेंट को इंटीमेट करते हैं तो आप पे रूल 114 तो नहीं लगेगा, बट आप पे सेक्शन 234H की लेट फीस लगेगी और ये लेट फीस आपकी 1000 रुपए रहेगी। 1000 रुपए क्यों रहेगी? बिकॉज 234H के लॉ के रिस्पेक्ट में ये बात कही गई है कि 1 अप्रैल से अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपका इंटीमेशन आ गया तो 500 लेट फीस है, अदरवाइज लेट फीस आपकी 1000 रुपए है। और कल को अगर आपने इंटीमेशन दिया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, तो यहां पे लॉ ये कहता है कि अब आपका पैन जो है वो पैन इन ऑपरेटिव हो जाएगा, और आपका पैन इन ऑपरेटिव हो जाएगा तो आप पे रूल 114 लग जाएगा, और साथ ही साथ आप पे सेक्शन 234H भी लगेगा, और 234H में आपकी लेट फीस 1000 रुपए रहेगी। देखो दो चीजें, एक है सेक्शन 234H के लेट फीस की, अगर आपने अपना आधार गवर्नमेंट को टाइमली इंटीमेट या कोर्ट नहीं किया तो उसके लिए क्या लेट फीस है, और दूसरा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस कि आपका पैन इन ऑपरेटिव हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा 234H की लेट फीस का क्लॉज हम हाथों हाथ एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन रूल 114 का जो हमारा लॉ है पैन को इन ऑपरेटिव बनाने का और उसके आगे के कॉन्सिक्वेंसेस, उसको हम 1 साल डेफर कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2023 से उसे हम लागू कर रहे हैं। तो अगले 1 साल तक आप सिर्फ लेट फीस देके अपने आधार को इंटीमेट कर सकते हैं विदाउट एनी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपना आधार गवर्नमेंट को इंटीमेट नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा ग्रेव है। दोबारा देख लीजिएगा ये चीज। इन ऑर्डर टू हैव स्मूथ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 234H एंड रूल 114 इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द इंपैक्ट ऑफ रूल 114 वुड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एंड देयरफॉर रूल 114 वुड नॉट हैव एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बिटवीन 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023. However, section 234H has become effective from 1st November 2022. This implies that where a person is required to intimate his Aadhaar number under section 139AA fails to do so on or before 31st March 2022, he shall be liable to pay the following late fees: rupees 500 where such intimation is made within 3 months from 1st April 2022, that is by 30th June 2022, and rupees 1000 in other cases. ठीक है जी। तो दोबारा पूरी चीज एक बार मैं आपके लिए रिकॉल करवा रहा हूं कि इनकम टैक्स में क्या क्या बदलाव आया है। इनकम टैक्स में मेन बस ये 2 ही चेंजेस आए हैं जो आपको अब कवर अप करने हैं अगर आपको अपने आप को मई 22 अटेम्प्ट से नवंबर 2022 अटेम्प्ट पर अपडेट करना है। तो क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं? पॉइंट नंबर 1, इंडिविजुअल HUF AOP BOI
आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मतलब एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अदर देन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म, उनके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होता था पहले 3 सिचुएशंस हुआ करती थी। पूरे साल में आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा जमा कराया है, या नेक्स्ट आपने पूरे साल में फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया है, नेक्स्ट या आपने पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे 1 लाख से ज्यादा का खर्चा किया है। इसमें अब 4 पॉइंट और ऐड हो गए हैं। 4 पॉइंट क्या है? आपने पूरे साल में 60 लाख से ज्यादा का खर्चा किया, 60 लाख से ज्यादा का आपका पूरे साल का टर्नओवर है बिजनेस का, 10 लाख से ज्यादा का आपकी ग्रॉस रिसीट्स है प्रोफेशन की, या फिर आपका पूरे साल में सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा हुआ है वो 50 लाख से ज्यादा है, या पूरे साल में आपका जो टीडीएस कटा और टीसीएस कलेक्ट हुआ है इसका टोटल 25,000 या इससे ज्यादा है। अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के लिए आप 25,000 की जगह 50,000 की लिमिट लेके चलेंगे। सेक्शन 139AA, 31 मार्च 2022 इज द लास्ट डेट जब तक आपको गवर्नमेंट को अपना आधार इंटीमेट करना है। अगर आपने 31 मार्च 2022 तक अपना आधार इंटीमेट नहीं किया तो सेक्शन 234H इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाएगा। स्टार्टिंग के 3 महीने तक आपकी लेट फीस 500 रुपए है, उसके बाद आपकी लेट फीस 1000 रुपए है, और गवर्नमेंट ने आपको 1 साल का बफर टाइम पीरियड दिया है कि आपके पैन को जो इनऑपरेटिव करके उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है उस वाले लॉ को 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल ना करके 1 अप्रैल 2023 से गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल किया है। विद दिस हमारी जो इनकम टैक्स में एडिशनल अमेंडमेंट्स है फॉर नवंबर 2022 अटेम्प्ट वो कवर हो गई है। नाउ वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू जीएसटी अमेंडमेंट्स। जीएसटी में मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अपने आप को अपडेट किया हुआ है टिल 31 अक्टूबर 2021। मैं आपके साथ जो अमेंडमेंट्स डिस्कस करूंगा वो पिछले 6 महीने की 1 नवंबर 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक के अमेंडमेंट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं ये सारी की सारी लेटेस्ट बैच में कवर हो गई थी, लेकिन अगर आपने पहले क्लासेस लिए या फास्ट ट्रैक में क्लासेस लिए तो आपको ये अमेंडमेंट्स देखनी है, बिल्कुल देखनी है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारे अमेंडमेंट्स पे आरटीपी में क्वेश्चंस भी है जो बाद में भी हम कवर करेंगे अलग से एक सेशन में। अगर आपने अपने आप को 1 नवंबर 2021 से पहले तक के अमेंडमेंट से अपडेट किया हुआ है, वेल एंड गुड। अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आप पुराना वीडियो जाके देखिए, पहले आप उन अमेंडमेंट्स को कवर अप कीजिएगा। अब ये जो अमेंडमेंट्स है वो चैप्टर वाइज हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो अमेंडमेंट है वो आती है चैप्टर नंबर 2 चार्ज ऑफ जीएसटी में। हमारी बुक के जो चैप्टर्स का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में मैंने अमेंडमेंट्स को लिखा हुआ है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। सेकेंड हमारा चैप्टर है चार्ज ऑफ जीएसटी, वहां पे हमारे पास एक अमेंडमेंट आई है। क्या अमेंडमेंट है? हमारे पास एक सेक्शन होता है सेक्शन 95 जिसे हम बोलते हैं ईसीओ वाला सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सेक्शन 95 क्या कहता है? सेक्शन 95 कहता है कि कुछ आपको ट्रांजैक्शंस बताई जाएंगी, उन ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में हम टैक्स ईसीओ से ही लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में फिजिकली लोकेटेड है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को इंडिया में टैक्स देना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट उनका इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव है तो उस रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया में टैक्स देना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ना तो इंडिया में फिजिकली लोकेटेड है ना वो उनका इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो ईसीओ को एक पर्सन इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा जो इसके बिहाफ पे टैक्स देगा। सेक्शन 95 में तो हम ईसीओ के पीछे पड़ जाते हैं कि टैक्स तो ईसीओ से ही लेंगे। अगर ईसीओ इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट है ईसीओ टैक्स देगा, ईसीओ इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है उसका इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव टैक्स देगा। अच्छा, उसका इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो ईसीओ को एक पर्सन इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा जो इसके बिहाफ पे टैक्स पे करेगा। अब सेक्शन 95 पे गवर्नमेंट ने टोटल कितने ट्रांजैक्शंस को नोटिफाई किया हुआ था? गवर्नमेंट ने 3 ट्रांजैक्शंस को नोटिफाई किया हुआ था। फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स थ्रू अ रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, जिसमें आपके ओला उबर कवर हो जाते थे। इसके बाद अगर आप होटल को बुक कराते हो तो वो ट्रांजैक्शंस कवर थी, प्रोवाइडेड जो होटल है वो खुद रजिस्ट्रेशन के लायबल नहीं है एज पर सेक्शन 22(1), या आपने अर्बन क्लैब या इनके थ्रू कोई भी हाउसकीपिंग की सर्विसेज बुक कराई है, प्रोवाइडेड एक्चुअल वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। तो एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। The government may notify specific categories of services on the recommendations of the GST Council, the tax on which shall be paid by the ECO if such services are supplied through it. The following services have been notified by the government in this regard, and thus in case of the following notified services, the provisions of GST law shall apply to such ECO as if he is the supplier liable for paying tax in relation to the supply of such services. The government may notify specific categories of services on the recommendations of the GST Council, the tax on which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it. The following services have been notified by the government in this regard, and thus in case of the following notified services, the provisions of GST law shall apply to such ECO as if he is the supplier liable for paying tax in relation to the supply of such services. 3 ट्रांजैक्शन कौन कौन सी? पहली, services by way of transportation of passengers by a radio taxi, motor cab, maxi cab and motorcycle. Next,
Services by way of providing accommodation in hotels, in guest houses, clubs, campsite or other commercial places meant for residential or lodging purposes, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under section 22(1) of CGST Act. And last, services by way of housekeeping such as plumbing, carpentering, etc., where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under section 22(1) of the CGST Act. तो ये 3 एंट्रीज हमारे पास हुआ करती थी. अब इसमें चेंज क्या है? अभी तो हमने डिस्कस किया कि हमारा जो एप्लीकेबल लॉ हमने पढ़ा हुआ है वो क्या था. अब इसमें चेंज क्या है? चेंज ये है कि जो सेकेंड और थर्ड एंट्री है वो तो एज इट इज सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है. फर्स्ट एंट्री में हल्का सा एक मॉडिफिकेशन है और इसके अलावा एक और नई एंट्री ऐड हुई है. उस एक एंट्री को आपने प्रैक्टिकली तो देख ही लिया होगा. आज के डेट में हम जोमेटो या स्विगी से कोई भी फूड मंगवाते हैं तो उसके ऊपर जो फूड डिलीवरी ऐप है उन्हें वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो चुके हैं. तो एक वो नई एंट्री वो फूड डिलीवरी पार्टनर्स के रिस्पेक्ट में आई है और एग्जिस्टिंग एंट्री का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है. तो क्या क्या अमेंडमेंट्स है जो 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हुई है? तो फर्स्ट एंट्री का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है. सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल. थोड़ा सा इसका स्कोप और बढ़ा दिया. इसमें ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल ऐड करके इसको बहुत ब्रॉड कर दिया है. पहले क्या होता था? सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब एंड मोटरसाइकिल. अब इसमें रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल तो है ही है, साथ के साथ ये 2 नए पॉइंट्स और ऐड कर दिए, ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल. So now the scope of this entry is very wide that it can cover omnibus or any other motor vehicle as well. ये तो एक छोटा सा चेंज. ये चेंज इंपॉर्टेंट है. एक नया चेंज क्या आया है? सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एक्सेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस. Supply of restaurant services other than services supplied by restaurant, eating joint, etc. located at specified premises. बेसिकली यहाँ पे फूड डिलीवरी की बात की जा रही है, जो फूड डिलीवरी होती है थ्रू एप्स लाइक स्विगी, जोमैटो एक्सेट्रा. बट इन्होंने एक और चीज कही, अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एक्सेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस. स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस मतलब क्या? Specified premises mean premises providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above rupees 7,500 per unit per day or equivalent. जैसे हाई एंड होटल्स होते हैं उनके यहाँ पे रेस्टोरेंट होते हैं, तो ऐसे रेस्टोरेंट्स जो हाई एंड होटल्स में लोकेटेड है उनसे अगर आपने स्विगी या जोमैटो से कोई खाना मंगाया तो वहां पे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी रेस्टोरेंट पे ही है. लेकिन अदरवाइज आपने नॉर्मल किसी भी रेस्टोरेंट से, किसी भी किचन से, किसी भी जगह से, होटल से आपने कोई भी खाना मंगाया तो उस पर टैक्स पे करने के लिए अब एक्चुअल वेंडर लाइबल नहीं है, स्विगी और जोमैटो लाइबल है. सर ये हाई एंड होटल मतलब? यहां पे लिखा है ऐसा होटल जिसका डिक्लेयर टैरिफ, एक रूम का डिक्लेयर टैरिफ जो है वो 7,500 पर यूनिट पर डे इससे ज्यादा होना चाहिए. तो बेसिकली ऐसे जो इस इतना अमाउंट का रेंट आता है डिक्लेयर टैरिफ का, वो जनरली 5 स्टार होटल्स में, अच्छे होटल्स का आपको रहता है. तो अगर आपका कोई हाई एंड होटल है, कोई 5 स्टार होटल है जिसका डिक्लेयर टैरिफ पर रूम पर नाइट 7,500 से ज्यादा है और ऐसे होटल में कोई रेस्टोरेंट लोकेटेड है, आपने उससे खाना मंगाया है, तो वहां पे ईसीओ का लॉ नहीं लगेगा. वहां पे रेस्टोरेंट जो आपको खाना भेज रहा है ऑल्दो जोमैटो स्विगी के थ्रू, बट टैक्स एक्चुअल रेस्टोरेंट ही पे करेगा. लेकिन बाकी सारे केसेस में अगर आपने हल्दीराम से खाना मंगाया है, आपने बीकानेर वाला से खाना मंगवाया है, डोमिनोज, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, इनसे आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया है स्विगी या जोमैटो के थ्रू, तो वहां पे अब टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट को कौन लाइबल है? स्विगी और जोमैटो लाइबल है. तो दिस इज द इफेक्टिव चेंज इन सेक्शन 9(5). हमारी जो एक एग्जिस्टिंग एंट्री थी उसको स्कोप को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, उसमें ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल के वर्ड्स को ऐड करके. बाकी सारी दोनों एंट्रीज बिल्कुल सेम है. एक नई और एंट्री ऐड की है कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट या होटल से कोई भी खाना ऑर्डर करते हैं स्विगी या जोमैटो के थ्रू, तो वहां पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए स्विगी और जोमैटो लाइबल है. Having said that, अगर रेस्टोरेंट लोकेटेड है ऐसे होटल में जिसका डिक्लेयर टैरिफ पर रूम पर नाइट 7,500 से ज्यादा है, तो वहां पे ईसीओ वाला लॉ नहीं लगेगा, रेस्टोरेंट को खुद ही टैक्स पे करना पड़ेगा.
तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में कोई और चेंज, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में तो कोई चेंज नहीं था। चैप्टर 2 चार्ज और जीएसटी में जो चेंज था वो हमने अब डिस्कस कर लिया। चैप्टर 3 आपकी बुक में जो मैंने रखा हुआ है सप्लाई अंडर जीएसटी, उसमें कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 4 कॉम्पोजिशन स्कीम में एक छोटा सा चेंज है, उस चेंज को भी देख लेते हैं कि क्या चेंज है क्या चेंज नहीं है। So as I was saying, the next amendment relates to composition scheme topic. कॉम्पोजिशन स्कीम टॉपिक में आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास दो तरह की कॉम्पोजिशन स्कीम होती है। एक होती है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स सेक्शन 10(1) एंड 10(2) और एक हमारे पास होती है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज दैट इज अंडर सेक्शन 10(2)(a). तो सेक्शन 10(1) एंड 10(2) में जो कॉम्पोजिशन स्कीम होती है दैट इज अवेलेबल टू 3 टाइप ऑफ पीपल। नंबर 1 ट्रेडर्स, नंबर 2 मैन्युफैक्चरर्स एंड नंबर 3 सप्लायर एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विसेज बेसिकली। तो मैन्युफैक्चरर्स के कंटेक्स्ट में बोला जाता है कि मैन्युफैक्चरर्स आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, दे आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 1% ऑफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर। लेकिन मैन्युफैक्चरर्स में कुछ गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते। कौन कौन से वो गुड्स हमने पढ़े हुए हैं? एक हमने पढ़ा हुआ है पान मसाला, एक हमने पढ़ा हुआ है टबैको, एक हमने पढ़ा हुआ है आइसक्रीम और एक हमने पढ़ा हुआ है एरेटेड वाटर्स। सो वंस अगेन सेक्शन 10(1) एंड सेक्शन 10(2) की जो कॉम्पोजिशन स्कीम है इसका बेनिफिट हर तरह के ट्रेडर को मिलता है, रेस्टोरेंट या केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर को मिलता है और मैन्युफैक्चरर को जनरली बेनिफिट मिलता है। बट इफ यू आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन नोटिफाइड आइटम्स यू आर नॉट एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। सो अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉलोइंग गुड्स कैन नॉट ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम। जिस कॉम्पोजिशन स्कीम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सेक्शन 10(1) एंड 10(2) की कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो कौन कौन सी चीजों के मैन्युफैक्चरर जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम को आप नहीं कर सकते? टबैको एंड मैन्युफैक्चर टबैको सब्स्टिट्यूट्स, पान मसाला, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ एंड लास्ट इज एरेटेड वाटर्स। सो इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज लाइन आइटम्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। हाँ, अगर आप इन चीजों में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल होते हो। अब कॉम्पोजिशन स्कीम का जो बेनिफिट है वो इन 4 गुड्स के मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलता था। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे कुछ और आइटम्स और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि अगर आप कुछ और आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो तब भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हो। तो क्या चेंजेस है? अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड गुड्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फॉलोइंग गुड्स हैव बीन डीबार्ड मतलब they have been taken out from this scheme. So manufacturers of following goods have been debarred from opting for composition scheme with effect from 1st April 2022. Point number 1, fly ash bricks or fly ash aggregate with 90% or more fly ash content या fly ash blocks। तो ये क्या होता है? ये जो आपने वो ग्रे कलर की ये टाइल्स कभी देखी हो इन्हें हम फ्लाई एश ब्रिक्स बोलते हैं या फ्लाई एश ब्लॉक्स बोलते हैं। कुछ एरियाज में इनसे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है। इसके बाद अगला, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स, अर्थ में जो अलग अलग तरह के मटेरियल मिलते हैं उनसे अगर आपने कुछ ब्रिक्स बनाई हुई है। बिल्डिंग ब्रिक मतलब जो रेगुलर हमने रेड कलर वाली ब्रिक देखी हो दैट इज बिल्डिंग ब्रिक। नाउ अर्दन और रूफिंग टाइल्स, तो ये अर्दन और रूफिंग टाइल्स क्या होता है? जो रूफ के ऊपर ये टाइल्स लगाई जाती हैं। कभी आपने स्ट्रक्चर्स पे देखी हो जो हट टाइप स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, उनके रूफ पे जो टाइल लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज अर्दन और रूफिंग टाइल्स। तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला ये जो सामान यहाँ पे लिस्ट किया गया है, अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। ऐसा नया लॉ हमारे पास आया है। तो पहले 4 तरह के गुड्स के मैन्युफैक्चरर कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं थे। अब इस लिस्ट में 4 और गुड्स को ऐड कर दिया गया है। तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। द बैकग्राउंड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉलोइंग गुड्स कैन नॉट ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम, टबैको एंड मैन्युफैक्चर टबैको सब्स्टिट्यूट्स, पान मसाला, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ एंड लास्ट इज एरेटेड वाटर्स। अब क्या क्या अमेंडमेंट आई है? अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड गुड्स मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉलोइंग गुड्स हैव बीन डीबार्ड फ्रॉम ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम 1st July 2022। फ्लाई एश ब्रिक्स और फ्लाई एश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट प्लस फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्दन और रूफिंग टाइल्स। तो 4 पहले थे मेरे पास, 4 और आ गए हैं, फ्लाई एश ब्रिक्स एंड फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। एक इसी से जुड़ा हुआ चेंज रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में भी हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन के टॉपिक के अंदर आके पढ़ेंगे। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में ये चेंज है। इसके बाद हमारा टाइम ऑफ सप्लाई जो टॉपिक है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई जो टॉपिक है उसमें भी कोई चेंज नहीं है।
लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो हमारे पास है वो आईटीसी के टॉपिक में है। आईटीसी के टॉपिक में आपने मेरे साथ हमेशा ये कंटेंट पढ़ा हुआ है कि सप्लायर को इनवॉइस टाइमली अपलोड कर देना चाहिए, तभी रेसिपिएंट क्रेडिट ले सकता है। अगर सप्लायर ने इनवॉइस टाइमली अपलोड नहीं किया तो रेसिपिएंट जो है उसका क्रेडिट थोड़ा सा लिमिट कर दिया जाता है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने रूल 36(4) पढ़ा था। रूल 36(4) क्या था कि जो इनवॉइसेस सप्लायर ने अपलोड कर दिए हैं उन पे तो रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन जो इनवॉइसेस सप्लायर ने अपलोड नहीं किए हैं, जिन इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स की डिटेल सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं की है, उनके ऊपर रेसिपिएंट को फुल क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। रूल 36(4) जब इनिशियली आया था उसने कहा था जितना आपका एलिजिबल आईटीसी है उसका 20% आप क्रेडिट ले सकते हो। फिर 1 जनवरी 2020 से इस 20% को ड्रॉप करके कर दिया गया था 10%। उसके बाद 1 जनवरी 2021 से इस 10% को ड्रॉप करके कर दिया गया था 5%। अब 1 जनवरी 2022 से तो क्या लॉ आया है? 1 जनवरी 2022 से लॉ ये आया है कि अगर सप्लायर ने इनवॉइसेस या डेबिट नोट की डिटेल अपलोड नहीं करी है जीएसटीआर 1 में, रेसिपिएंट क्रेडिट ले ही नहीं सकता है। लॉ भी हम पढ़ेंगे। मतलब गलती सप्लायर की और नुकसान होगा रेसिपिएंट का। आज तक कुछ तो क्रेडिट अलाउ कर रहे थे, पहले 20% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, फिर 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, फिर 5% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। अब तो इन्होंने बोल दिया कि क्रेडिट आपको मिलेगा ही नहीं, यू विल नॉट गेट द क्रेडिट एट ऑल इफ दिस सप्लायर हैज नॉट अपलोडेड द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइसेस इन हिज कॉरेस्पॉन्डिंग जीएसटीआर 1। तो पढ़ते हैं भाई। जो चेंज किया गया है वो सेक्शन 16 में भी कर दिया गया, बिकॉज आपको पता है सेक्शन 16 में कंडीशंस लिखी होती हैं क्रेडिट लेने के लिए। आपने 4 कंडीशंस पढ़ी होती हैं कि जो पर्सन क्रेडिट लेना चाहता है उसके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस या और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसे गुड्स या सर्विसेज एक्चुअली में मिल चुके होने चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स पे हो चुका होना चाहिए ईदर बाय वे ऑफ क्रेडिट और बाय वे ऑफ कैश, या एंड लास्ट कंडीशन है कि जो कंसर्न लोग हैं उन्होंने अपनी जीएसटीआर 3 भी भर दी होनी चाहिए। अब उसमें एक और पॉइंट ऐड हो गया है। टोटल हम पहले 4 कंडीशंस बोलते थे, अब एक पॉइंट और ऐड हो गया। क्या ऐड हुआ है देखते हैं। With effect from 1st, ITC can be availed by recipient only if suppliers have uploaded the relevant invoices or debit notes in their GSTR1 or IFF. IFF आपको पता ही है, जो पर्सन QRMP स्कीम को ऑप्ट करता है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, वहां पे आपकी जो रिटर्न होती है वो तो क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट को जाती है, GSTR1, GSTR3 भी। लेकिन अगर आप इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग के 2 महीने के लिए डालना चाहो तो IFF में डाल सकते हो। IFF इज ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी। So ITC can be availed by the recipient only if suppliers have uploaded the relevant invoices or debit notes in their GSTR1 and IFF, and the same has been communicated to the recipients in GSTR2B section 16(2) Rule 36(4). With effect from 1st January 2022, section 16(2) has been amended to stipulate that ITC in respect of any supply of goods or services or both is available to a registered person only if the details of the invoice or debit note in respect of said supply has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies, and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note. Consequently, the Rule 36(4) has been substituted to give effect to aforesaid amendment. Rule 36(4) now reads as follows. जो 20%, 10%, 5% की बातें पहले Rule 36(4) में लिखी गई थी, अब वो चेंज करके ये बात लिखती गई है। No ITC shall be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which are required to be furnished under section 37(1) unless the details of such invoices or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in form GSTR1 or using IFF, and the details of such invoices or debit notes have been communicated to the registered person in form GSTR2B. What is form GSTR2B? Form GSTR2B क्या होता है? Form GSTR2B एक फॉर्म होता है जो सिस्टम बताता है रेसिपिएंट को कि आपके रिस्पेक्ट में आपने जो परचेजेस की हैं उसके रिस्पेक्ट में कौन कौन से इनवॉइसेस सप्लायर ने अपनी GSTR1 में अपलोड किए हैं। एज अ रेसिपिएंट मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरे सप्लायर ने इनवॉइस को ऑनलाइन अपलोड किया है या नहीं किया है? एज अ रेसिपिएंट मुझे इन चीजों के बारे में तभी पता चलेगा जब वो इनवॉइस मेरी GSTR2B में रिफ्लेक्ट करेगा। जो सप्लायर होता है वो GSTR1 सिस्टम में देता है और सिस्टम उसके बेसिस पे GSTR2B बना के रेसिपिएंट को अवेलेबल करवाता है। GSTR2B के बारे में आपने रिटर्न्स के टॉपिक में तरीके से पढ़ा ही हुआ है। तो अब बात ये हो गई है कि रेसिपिएंट जो है आपको ITC तभी मिलेगा
जब सप्लायर ने इस इनवॉइस को या इस डेबिट नोट को अपनी जीएसटीआर 1 में सिस्टम को बताया है। सिस्टम को आप कैसे बताओगे इस इनवॉइस या डेबिट नोट के बारे में? आप सिस्टम को इस इनवॉइस या डेबिट नोट के बारे में जीएसटीआर 1 के थ्रू बताओगे। तो जब सप्लायर ने सिस्टम में इनवॉइस या डेबिट नोट को अपलोड किया है और सिस्टम ने बाद में रेसिपिएंट को जीएसटीआर 2B में इस इनवॉइस के अपलोडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तब ये रेसिपिएंट आईटीसी ले पाएगा। पहले हम ये कहते थे कि जो इनवॉइसेस सप्लायर ने अपलोड कर दिए हैं उन पे रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिल जाएगा। जो इनवॉइसेस या डेबिट नोट सप्लायर ने अपलोड नहीं किए हैं वहां पे रेसिपिएंट का आईटीसी, जो आपने लेटेस्ट लॉ पढ़ा था लास्ट वाला, वो ये था कि रेसिपिएंट का आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा अप टू 5% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ऑन इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स व्हिच हैव बीन अपलोडेड। बट अब ये 5% वाली बात भी हट गई है। अगर सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किया और सिस्टम ने उसका कम्युनिकेशन रेसिपिएंट को जीएसटीआर 2B में दे दिया तो रेसिपिएंट उस इनवॉइस या डेबिट नोट पे क्रेडिट ले सकता है। लेकिन अगर सप्लायर ने इनवॉइस या डेबिट नोट को ऑनलाइन अपलोड नहीं किया जीएसटीआर 1 में और सिस्टम से उसका कम्युनिकेशन रेसिपिएंट को नहीं आया, तो जो रेसिपिएंट है उसको क्रेडिट लेना अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब रेसिपिएंट अब उन्हीं इनवॉइसेस पे या उन्हीं डेबिट नोट्स पे क्रेडिट ले सकता है जो इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स इसके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करते हैं। सप्लायर इनवॉइसेस या डेबिट नोट की इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ में देगा और सिस्टम उससे कम्युनिकेट करेगा रेसिपिएंट को जीएसटीआर 2B में। तो जिन इनवॉइसेस या डेबिट नोट की कम्युनिकेशन सिस्टम से रेसिपिएंट को गई है जीएसटीआर 2B में, उन्हीं इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में रेसिपिएंट आईटीसी ले सकता है। जिन इनवॉइसेस या डेबिट नोट को सप्लायर ने अपलोड नहीं किया अपने आईएफएफ या जीएसटीआर 1 में, सिस्टम उनका कम्युनिकेशन रेसिपिएंट को दे ही नहीं पाएगा और उसकी 2B में रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, तो रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। मतलब गलती सप्लायर की और भुगतेगा कौन? भुगतेगा अब रेसिपिएंट। Thus, ITC can now be taken only for those invoices whose details are reflected in GSTR 2B. That is, the respective suppliers or vendors have filed the details of such invoices in their GSTR 1 and IFF. Earlier, ITC in respect of invoices or debit notes not uploaded by the suppliers in their GSTR 1 or IFF could be availed up to 5% of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes, the details of which had been furnished by the suppliers in their GSTR 1 or IFF. तो वंस अगेन क्या कहानी है? अगर सप्लायर इनवॉइसेस या डेबिट नोट को अपलोड कर देता है, अब मैं इफेक्टिव बात करूंगा जो अब आपको लॉ फॉलो करना है। अगर सप्लायर इनवॉइसेस या डेबिट नोट को ऑनलाइन अपलोड कर देता है जीएसटीआर 1 में और रेसिपिएंट को कम्युनिकेशन आ जाता है सिस्टम से जीएसटीआर 2B के थ्रू, तो रेसिपिएंट उन इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स पे आईटीसी क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर सप्लायर ने इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स को जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में रिपोर्ट नहीं किया तो सिस्टम भी उस चीज को रेसिपिएंट को जीएसटीआर 2B में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इन पर्टिकुलर इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स को जिस पे अपलोडिंग नहीं हुई है और सिस्टम से कम्युनिकेशन रेसिपिएंट को नहीं हो रही है, उन पे क्रेडिट रेसिपिएंट को नहीं मिल पाएगा। ITC can now be taken only for those invoices whose details are reflected in GSTR 2B. That is, the respective suppliers or vendors have filed details of such invoices in their GSTR 1 or IFF. तो ITC में एक ही चेंज है, बट ये चेंज बहुत मेजर है एंड मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इस पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन आने की। पहले जब वो 20%, 10% या 5% वाला लॉ होता था तब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब इसमें बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर सप्लायर ने इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स को अपलोड कर दिया तो रेसिपिएंट आईटीसी ले पाएगा। लेकिन अगर सप्लायर ने इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स को अपलोड नहीं किया जीएसटीआर 1 में और सिस्टम फिर कम्युनिकेशन नहीं दे पाया रेसिपिएंट को जीएसटीआर 2B में, तो जो रेसिपिएंट है वो क्रेडिट अब नहीं ले पाएगा। तो ये आपका एक चेंज था आईटीसी के टॉपिक से। अगला हमारा जो मेन बुक में चैप्टर आता है वो आता है चैप्टर नंबर 8, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। तो एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी में क्या चेंज है? लकीली एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी में कोई चेंज नहीं है। इस बार बस एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है कि अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन किसी भी कैब से हो रहा है, मोटर कैब से है, मैक्सी कैब से है, ओमनी बस से है, और इस ट्रांजैक्शन पे ईसीओ को टैक्स पे करना है सेक्शन 95 या सेक्शन 55 के हिसाब से, 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, 55 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, तो इस पर्टिकुलर चीज पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। वैसे भी जो भी कैब्स हम बुक करते थे, मोटर कैब्स या रेडियो टैक्सीज, उन पे कोई एग्जेम्पशन नहीं था। इसी के रिस्पेक्ट में बस एक क्लैरिफिकेशन है
that no exemption is available for services by way of transportation of passengers by a radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle, omnibus or any other motor vehicle supplied through an electronic commerce operator. सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन टाइप की है, बिकॉज ये सर्विसेज पहले भी टैक्सेबल थी, इन पे पहले भी एग्जेम्पशन नहीं है, अभी भी ये टैक्सेबल है. जस्ट देयर इज अ क्लैरिफिकेशन दैट नो एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय अ रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल सप्लाइड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. डन. इसके बाद रजिस्ट्रेशन के टॉपिक पे आते हैं. रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में आप लोगों ने सेक्शन 22 पढ़ा हुआ है विच स्पेसिफाइज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन. हमने ये पढ़ा हुआ है अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करता है तो उसके लिए जनरल थ्रेशोल्ड 40 लाख का होता है. अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में डील करता है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील करता है तो उसके लिए जो जनरल थ्रेशोल्ड होता है वो जनरल थ्रेशोल्ड अपना 20 लाख का होता है. अगर कोई पर्सन सिर्फ गुड्स में डील करता है तो लिमिट वहां पे जनरल थ्रेशोल्ड की 40 लाख होती है, लेकिन अगर आप सर्विसेज या गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों में डील करते हो तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की होती है. बट हमने साथ के साथ ये भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 4 स्टेट्स है जहां पे आप लिमिट 10 लाख लेके चलोगे. वो 4 स्टेट्स कौन सी आती हैं? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा. यहां पे आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी रहती है? 10 लाख रहती है. गुड्स के कंटेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि गुड्स के लिए जनरल लिमिट थ्रेशोल्ड ओके मेरी 40 लाख रहती है, लेकिन वंस अगेन ये नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, इसके बाद मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया, यहां पे लिमिट हमारी 10 लाख रहती है. इसके अलावा कुछ मेरी स्टेट्स होती हैं जहां पे हम लिमिट 20 लाख लेके चलते हैं, जिसमें उत्तराखंड आ गया, पुडुचेरी आ गया, मेघालय आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, सिक्किम आ गया, तेलंगाना आ गया. लेकिन बाकी स्टेट्स के लिए, अदर स्टेट्स के लिए आपकी जो लिमिट है वो 40 लाख रहती है. तो हम यही कहते हैं गुड्स के लिए जनरल लिमिट 40 लाख की है, लेकिन हमारी 4 स्टेट्स है जिनके लिए लिमिट 10 लाख चलती है, 6 स्टेट्स से यूनियन टेरिटरी है जिनके लिए लिमिट हमारी 20 लाख चलती है. ये हमारा जनरल लॉ होता है. प्लस एक चीज हम और पढ़ते हैं कि ये जो बाकी स्टेट्स के लिए जनरली 40 लाख की लिमिट होती है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ 3 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. कौन कौन से? पान मसाला, टबैको एंड मैन्युफैक्चर टबैको सब्स्टिट्यूट्स एंड लास्ट इज आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस. वहां पे फिर आप हायर लिमिट 40 लाख की नहीं लोगे, 20 लाख की लोगे. काफी टाइम लगता है हमें क्लास में इन चीजों को पढ़ने के लिए, बिकॉज थ्रेशोल्ड लिमिट एक सेम नहीं है, अलग अलग केसेस में अलग अलग एप्लीकेबल है. तो मैं अब सर्विसेज या गुड्स प्लस सर्विसेज के कंटेक्स्ट में बात नहीं करूंगा, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ गुड्स के डीलर के कंटेक्स्ट में बात करूंगा. और यहां पे भी आई विल नॉट रेफर टू द लिमिट ऑफ 10 लाख एंड 20 लाख बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट. जहां पे चेंज आया है अब उसके कंटेक्स्ट में बात करते हैं. जनरल लिमिट इन 4 प्लस 6 स्टेट्स को छोड़ के अगर आप गुड्स में एक्सक्लूसिवली डील करते हो तो आपके लिए 40 लाख होती है. बट इफ यू आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ 6 स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी तो जो आपके लिए लिमिट होती है वो 20 लाख होती है. इफ यू आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ 6 स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज तो आपके लिए लिमिट आपके लिए जनरल लिमिट 40 लाख होती है. बट इफ यू आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ दो 6 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वो 20 लाख होती है. प्लस साथ के साथ जो 3 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपसे बात की, कौन कौन से 3 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स? हमारा आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, इसके अलावा पान मसाला एंड टबैको एंड अदर मैन्युफैक्चर टबैको सब्स्टिट्यूट्स, तो वहां पे लिमिट 20 लाख होती है. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वो 4 कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिनके बारे में आप मेरे साथ कॉम्पोजिशन स्कीम में पढ़ के आए, वो 4 प्रोडक्ट्स यहां पे और जोड़ दिए. आओ भाई देखो. Enhanced threshold limit of rupees 40 lakh for registration available to persons exclusively engaged in making supplies of goods not available to suppliers of fly ash bricks, blocks, building bricks, bricks of fossil, earthen or roofing tiles, etc. Background. Any person who is engaged exclusively in supply of goods and whose aggregate turnover in a financial year does not exceed rupees 40 lakhs is exempted from the requirement of obtaining registration. Any person who is engaged exclusively in supply of goods and whose aggregate turnover in a financial year does not exceed rupees 40 lakh is exempted from the requirement of obtaining registration. However, the threshold limit shall stand reduced to rupees 20 lakh where a person is engaged in supply of following goods. First, tobacco and manufactured tobacco substitutes. Second is pan masala. And third is ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa. तो अगर आप इन 3 पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में डील करते हो तो आपके लिए जो जनरल थ्रेशोल्ड लिमिट गुड्स की 40 लाख है वो नहीं लगेगी, 20 लाख लगेगी.
तो कहानी ये आती है कि अगर आप सिर्फ गुड्स में डील करते हो एंड इफ यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो आपके लिए लिमिट हमेशा 10 लाख रहती है, चाहे आप किसी भी तरह के गुड्स में डील कर लो। इफ यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, पुडुचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड तेलंगाना, तो आपके लिए लिमिट 20 लाख रहती है, चाहे आप किसी भी स्टेट या चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट में डील कर लो। अदरवाइज जनरली क्या होता है, हम कहते हैं लिमिट 40 लाख की है, लेकिन अगर आप इन 3 प्रोडक्ट्स में डील करोगे तो फिर आपके लिए लिमिट हम 20 लाख लेके चलेंगे। मतलब मानो कोई दिल्ली का डीलर है, हरियाणा का डीलर है, पंजाब का डीलर है, राजस्थान का डीलर है, हु इज एन एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करता है, तो उसके लिए द जनरल थ्रेशोल्ड लिमिट इज 40 लाख। लेकिन अगर आप इन 3 प्रोडक्ट्स में डील करते हो तो आपके लिए जो लिमिट है वो 20 लाख हो जाएगी। क्या क्या चीजें हैं? टबैको एंड मैन्युफैक्चर टबैको सब्स्टिट्यूट्स, पान मसाला, आइसक्रीम एंड अदर एडिबलाइज वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ। अब जो 4 तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमने पढ़े कॉम्पोजिशन स्कीम में, कि 4 तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। उन 4 तरह के प्रोडक्ट्स में अगर आप डील करते हो, चाहे एज अ मैन्युफैक्चरर चाहे एज अ ट्रेडर, तो आपके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में हायर लिमिट ऑफ 40 लाख इज नॉट अवेलेबल, 20 लाख की लिमिट रहेगी। With effect from 1st April 2022, persons engaged in making supplies of following goods will also not be eligible to avail benefit of higher threshold exemption of rupees 40 lakhs. In other words, in respect of the following goods, threshold limit of rupees 20 lakhs shall be applicable. First, fly ash bricks or fly ash aggregate with 90% or more fly ash content plus fly ash blocks, bricks of fossil meals or similar siliceous earths, building bricks and earthen or roofing tiles. So let us suppose you are operating in any state or union territory other than the 10 which are specifically listed. 10 कौन सी? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जो 10 लाख वाली है उनको साइड करो। इसके बाद उत्तराखंड, पुडुचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और तेलंगाना वाली 20 लाख है, उन्हें साइड करो। इसके अलावा किसी और स्टेट में आप ऑपरेट करते हो और सिर्फ गुड्स के डीलर हो तो जनरल आपके लिए लिमिट होती थी 40 लाख। पहले हम कहते थे 3 आइटम्स के लिए आपकी जो लिमिट थी वो 20 लाख, लेकिन अब इन 3 में 4 का और एडिशन हो गया है, तो दे हैव इफेक्टिवली बिकम 7 आइटम्स। 7 आइटम्स कौन कौन से? 3 तो पहले वाले ही, पान मसाला, टबैको, आइसक्रीम, और अब आपके 4 और आ गए हैं। कौन कौन से? फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, उसके बाद ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिलिशियस अर्थ मटेरियल, या बिल्डिंग ब्रिक्स, या जो टाइल्स होती हैं अर्दन या रूफिंग टाइल्स, रूफ पे लगाने वाली टाइल्स, सारी टाइल्स नहीं, जो रूफ के ऊपर लगाने वाली टाइल्स। Next, documents to be furnished where Aadhaar number has not been assigned to a person required to undergo Aadhaar authentication. एक आपको याद होगा, आपने सेक्शन 25 में पढ़ा हुआ है कि फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को कंट्रोल करने के लिए जो रातों रात फरार हो जाते थे, गवर्नमेंट ने कहा था आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। अगर मानो आपने रजिस्ट्रेशन लिया है सोल प्रोप्राइटरशिप का तो प्रोप्राइटर का आधार ऑथेंटिकेशन होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है एचईएफ का तो कर्ता का आधार ऑथेंटिकेशन होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया फर्म का तो पार्टनर्स का आधार ऑथेंटिकेशन होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया कंपनी का तो डायरेक्टर्स का आधार ऑथेंटिकेशन होगा। तो आधार ऑथेंटिकेशन होता क्या है? आपको अपने आधार का प्रूफ देना होता है, आपका बायोमेट्रिक बेस्ड वेरिफिकेशन होता है, आपकी फोटो ली जाती है। आधार कार्ड जो हमारा यूआईडीए ने बनाया था उसमें हमारे सारे बायोमेट्रिक स्टोर्ड, अगर आपको याद हो, 2 थंब प्रिंट, उसके बाद हमारे फिंगरप्रिंट, साथ के साथ रेटिना स्कैन, ये सारा डिजिटल डेटाबेस गवर्नमेंट के पास है। फिर इसके बाद वो हमारी फोटोग्राफ भी लेके रखते हैं जिससे आपका प्रूफ हो सकता है कि वो आप ही पर्सन हो जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हो। तो कोई भी पर्सन जीएसटी में चाहे नया रजिस्ट्रेशन ले या जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, उसे अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता है। बट साथ के साथ लॉ ये भी कहता है कि अगर किसी पर्सन के पास आधार नंबर नहीं है, ही शैल बी ऑफर्ड ऑल्टरनेट एंड वायबल मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये वाली बात भी बोली जाती है। तो लॉ ने अब स्पेसिफाई कर दिया कि अगर किसी पर्सन ने आधार के लिए अप्लाई कर रखा है लेकिन उसे अभी तक आधार अलॉट हुआ नहीं है, तो आधार ऑथेंटिकेशन के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। Lately, Aadhaar authentication has been made mandatory for the new registrants as well as for the existing registrants. जो जीएसटी में नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं उन्हें भी आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, और जो जीएसटी में पहले से रजिस्टर्ड है उन्हें भी अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, या पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। Section 25 stipulates that every registered person shall undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number in the prescribed manner, form and time. So person who are seeking fresh registration under GST and those who are already registered under GST or they were registered under the old law, now they are coming to GST, उन सबको कराना है आधार ऑथेंटिकेशन।
Section 25 further states that if an Aadhaar number is not assigned to an existing registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in the prescribed manner. सेक्शन 25 कहता है कि अगर किसी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन को आधार नंबर आपने अलॉट नहीं कर रखा, such person shall be offered alternate and viable means of identification. In this regard, Rule 10A of CGST Rules 2017 has prescribed that if Aadhaar number has not been assigned to the person required to undergo authentication of the Aadhaar number, such person shall furnish the following identification documents, namely, सबसे पहले आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप. जब आप आधार नंबर के लिए एप्लीकेशन देते हो और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, तो आपको एक एनरोलमेंट आईडी दिया जाता है. एक 28 डिजिट का आधार एनरोलमेंट आईडी होता है, तो उसकी एक स्लिप आपको मिलती है जिसमें लिखा होता है कि हमने आपकी रिक्वेस्ट ले ली है, हम इसको प्रोसेस करके आपको आधार नंबर अलॉट कर देंगे. तो जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, उसका जो एक्नॉलेजमेंट मिलता है, दैट इज टर्म्ड एज आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप. तो ये आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप आपको देनी पड़ेगी. एंड इसके बाद इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, सबसे पहले बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ. आपकी कोई जो बैंक की पासबुक है उसमें आपकी फोटोग्राफ लगी हो, वो आप दे सकते हो. या वोटर आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या आपका पासपोर्ट, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो किसी भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इश्यू किया हो. बेसिकली आपका एक फोटो आईडी प्रूफ हम ले गए हैं. जो फोटो आईडी प्रूफ आपके एड्रेस के साथ हो, तो उसमें जैसे ले लिया हमने बैंक की पासबुक आपकी फोटो के साथ, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड, या फिर आपका पासपोर्ट, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस. तो जब तक आपको आधार नंबर अलॉट नहीं होता है, टिल द टाइम आपको आधार नंबर अलॉट नहीं होता है, जीएसटी में आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आप अपनी आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप दे दीजिए और इन चार में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए. जिस दिन आपको आधार नंबर अलॉट हो जाता है, उसके अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा. बायोमेट्रिक बेस्ड वेरिफिकेशन होगा और आपकी फोटोग्राफ ली जाएगी. Such person shall undergo the authentication of Aadhaar number within a period of 30 days of the allotment of the Aadhaar number. Such person shall undergo the authentication of Aadhaar number within a period of 30 days of the allotment of the Aadhaar number. तो रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में दो चेंजेस हैं. चेंज नंबर 1, अगर आप गुड्स के एक्सक्लूसिव सप्लायर हो, तो जो आपकी जनरल थ्रेशोल्ड 40 लाख होती है, वो 3 केसेस में 20 लाख ली जाती थी. अब वो 3 की जगह 7 केसेस में 20 लाख ली जाएगी. 4 कंस्ट्रक्शन के मटेरियल ऐड हो गए हैं. दूसरा, अगर आपको जीएसटी में आधार ऑथेंटिकेशन कराना है बट आपको आधार नंबर अभी तक मिला नहीं है, अलॉट नहीं हो रखा है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप कि आपने आधार के लिए अप्लाई कर दिया, उसका एक्नॉलेजमेंट. इसके अलावा 4 में से कोई भी एक और प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या बैंक की पासबुक विद फोटोग्राफ. जब आपको आधार नंबर अलॉट हो जाएगा, उसके अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा. यही आपके चेंजेस है चैप्टर नंबर 9 रजिस्ट्रेशन में. हमारी जो मेन बुक है उसमें 3 और चैप्टर्स होते हैं. एक होता है डॉक्यूमेंटेशन अंडर जीएसटी, एक है पेमेंट ऑफ टैक्स और एक है हमारे पास रिटर्न्स अंडर जीएसटी. तो पेमेंट ऑफ टैक्स में कोई भी चेंज नहीं है. इसके बाद जो चेंज है, एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जीएसटी में 2 छोटे छोटे चेंजेस हैं और एक रिटर्न्स अंडर जीएसटी में छोटा सा चेंज है. डॉक्यूमेंटेशन अंडर जीएसटी में सबसे पहला चेंज है कि ई इनवॉइसिंग की जो लिमिट है वो लिमिट कम हो गई है. ई इनवॉइसिंग की लॉ की लिमिट ग्रेजुअली रिड्यूस की जा रही है. पहले 500, फिर 200, फिर 100. लेटेस्ट में आपने मेरे साथ लिमिट पड़ी थी 50 करोड़ की. लेटेस्ट में जो आपने मेरे साथ लिमिट पड़ी थी वो लिमिट आपने पड़ी थी 50 करोड़ की. अब उस लिमिट को लॉ में चेंज कर दिया गया है. ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स ग्रेटर देन ₹20 crore. All registered businesses with an aggregate turnover based on PAN in any preceding financial year from financial year 17-18 onwards greater than ₹500 crore were required to mandatorily issue e-invoices for all B2B invoices with effect from 1st October 2020. Since then, the threshold limit for issuing the e-invoices has been progressively reduced. Later, पहले एक 100 भी आया, फिर 50 भी आया. अब जो आपने मेरे साथ पहले पड़ी हुई थी वो लिमिट 50 की पड़ी हुई थी. With effect from 1st April 2022, such limit has been further reduced to ₹10 crore. इस लिमिट को 20 करोड़ पे रिड्यूस कर दिया गया है. आगे आने वाले टाइम में तो इसे क्या कहें, 10 पे भी करेंगे, 5 पे भी करेंगे, लेकिन आपके लिए 30 अप्रैल 2022 तक के चेंजेस एप्लीकेबल हैं. तो 1 अप्रैल 2022 से लॉ जो एप्लीकेबल हुआ था, वहां पे हमारी 50 करोड़ की लिमिट को 20 करोड़ पे ड्रॉप कर दिया गया है. Thus, e-invoicing has been made mandatory for all registered businesses
with an aggregate turnover in any preceding financial year from financial year 17-18 onwards greater than rupees 20 crore. अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 या उसके बाद पिछले साल में कभी भी आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा रहा है एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड, तो आप ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस में कवर हो जाते हो। आपको ई इनवॉइसिंग का मैकेनिज्म फॉलो करके अपने रेसिपिएंट को इनवॉइसेस अवेलेबल करवाने हैं और इनवॉइसेस की डिटेल्स ऑनलाइन अपलोड करनी है। ई इनवॉइस का लॉ आपने डिटेल में मेरे साथ पढ़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा लॉ एज इट इज रहता है, लेकिन उसमें बस चेंज ये आता है कि जो लिमिट आपने 50 करोड़ की पड़ी थी वो 50 करोड़ की ना रह के अब 20 करोड़ की हो जाएगी। तो ये 1 अप्रैल 2022 से चेंज है। पहले हम कहते थे कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 या इसके बाद किसी भी पिछले साल में मेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा रहा है तो मेरे पे ई इनवॉइसिंग का लॉ लगेगा। अब हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर 17-18 या इसके बाद किसी भी पिछले साल में आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा रहा है तो आप पे ई इनवॉइसिंग का लॉ लगेगा। बट ये चेंज सिर्फ और सिर्फ ई इनवॉइसिंग का लॉ जो B2B इनवॉइसेस और एक्सपोर्ट्स को कवर करता है सिर्फ उसी पे लगता है। आपको पता है B2C इनवॉइसेस के लिए हमारे पास डायनामिक क्यूआर कोड का लॉ होता है एंड डायनामिक क्यूआर कोड के स्टार्टिंग से लिमिट 500 करोड़ आई है, आज भी 500 करोड़ है। डायनामिक क्यूआर कोड के लिए लिमिट चेंज नहीं हुई है। ई इनवॉइसिंग के लिए जो लिमिट 500 करोड़ से स्टार्ट हुई थी वो आज की डेट में 20 करोड़ पे ड्रॉप हो चुकी है, बट डायनामिक क्यूआर कोड की लिमिट अभी भी 500 करोड़ है। डायनामिक क्यूआर कोड के रिस्पेक्ट में कुछ एक दो बातें कही गई है, वो हम एक बार देख लेते हैं। Clarification in respect of applicability of dynamic QR code. With effect from 1st December 2020, all B2C invoices issued by a registered person whose aggregate turnover in any preceding financial year from financial year 17-18 onwards exceeds rupees 500 crores are mandatorily required to have a dynamic QR code. With effect from 1st December 2020, all B2C invoices issued by a registered person whose aggregate turnover in any preceding financial year from financial year 17-18 onwards exceeds rupees 500 crores are mandatorily required to have a dynamic QR code. The following clarifications have been given in respect of dynamic QR code. Dynamic QR code के respect में क्या क्या clarification है? Any invoice issued to a person having a UIN, UIN मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या यूनिक आइडेंटिटी नंबर, जो हमारी एम्बेसीज और हमारे यूएनओ की एजेंसीज को नंबर इशू किया जाता है। हम कहते हैं हमें सेपरेट आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर इशू करें, वैसे जीएसटी में एज सच रजिस्टर्ड नहीं माने जाते। यूनिक आइडेंटिटी कोड इज ओनली इशूड ताकि इन लोगों को हम इनके इनवर्ड लेग के टैक्सेस का रिफंड दे सके, बट अदरवाइज हम उन्हें जीएसटी में तरीके से रजिस्टर्ड नहीं मानते। तभी देखो यहाँ क्या लिखा है, any invoice issued to a person having a UIN shall be considered as invoice issued for a B2C supply and shall be required to comply with the requirements of dynamic QR code. Any invoice issued to a person having a UIN shall be considered as invoice issued for a B2C supply and shall be required to comply with the requirement of dynamic QR code. Next, अगर मानो आपका सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है, लेकिन उस ट्रांजैक्शन की प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है और उस ट्रांजैक्शन पे आप टैक्स लगा रहे हो, क्योंकि आपका रेसिपिएंट जो है वो इंडिया के बाहर है तो वो इंडिया में जीएसटी में अनरजिस्टर्ड माना जाएगा। जब वो इंडिया में जीएसटी में अनरजिस्टर्ड माना जाएगा तो यहाँ पे जो आपका इनवॉइस है उसके ऊपर आप ई इनवॉइसिंग का लॉ नहीं लगाओगे, उससे आप B2B ट्रांजैक्शन नहीं मानोगे, उससे आप B2C ट्रांजैक्शन मानोगे। वैसे इस ट्रांजैक्शन को हम चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़े से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, फॉरेन करेंसी वाली ट्रांजैक्शंस की यहाँ पे बातें चल रही है। इसको आप चाहो तो बस ऊपर से पढ़ के छोड़ दो, बिकॉज मेनली जो आईजीएसटी के प्रोविजंस के हिसाब से ट्रांजैक्शंस होती है उनको सीए फाइनल में एग्जामिन किया जाता है, बट एक्चुअली में आईसीआई ने अपने सप्लीमेंट्री मटेरियल में इस ट्रांजैक्शन को लिखा होता तो मैंने भी इसे अमेंडमेंट नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। Where an invoice for supply or services is issued to a recipient located outside India for which the place of supply is in India as per the provisions of the IGST Act, and the payment is received by the supplier in convertible foreign exchange or in INR, if foreign exchange आएगा, or in INR wherever permitted by the RBI, such invoice may be issued without having a dynamic QR code, as such dynamic QR code cannot be used by the person located outside India for making payment to the supplier. इन्होंने ये कहा कि अगर सप्लायर आपका इंडिया में है और रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है और ट्रांजैक्शन की प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटेल में आपको फाइनल लेवल पे पढ़ना है। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपकी इंडिया में है तो इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर हो जाएगा तो ट्रांजैक्शन पे टैक्स ही नहीं लगेगा।
हम B2C इनवॉइसेस पे डायनामिक क्यूआर कोड क्यों बोलते हैं? हम B2C सप्लाईज पे डायनामिक क्यूआर कोड इसलिए बोलते हैं ताकि इससे पेमेंट जल्दी से हो जाए। जो नॉर्मल क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करने के बाद पेमेंट का अमाउंट डालना पड़ता है, बट डायनामिक क्यूआर कोड में पेमेंट का अमाउंट नहीं डालना पड़ता। हर ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट होता है। तो डायनामिक क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड फॉर B2C इनवॉइसेस। अगर सप्लायर इंडिया में है और रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है, दैट मींस मेरा सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और मेरा जो रेसिपिएंट है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो एक तरह से ये ट्रांजैक्शन B2C सप्लाई हो गई। B2C सप्लाई के लिए अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है तो आपके लिए डायनामिक क्यूआर कोड इशू करना मैंडेटरी हो जाता है। बट यहां पे हम कह रहे हैं कि डायनामिक क्यूआर कोड मत लगाओ। क्यों ना लगाओ भाई? अगर आज की डेट में मैं कोई भी क्यूआर कोड को डायनामिक क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा तो पेमेंट जो है जिस भी मोड से होगी वो इंडियन बैंकिंग चैनल से रेगुलेटेड है, और जहां पे मेरा रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है वो इंडिया में जनरेटेड क्यूआर कोड को तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा पेमेंट के लिए, बिकॉज इंडिया में जो डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट हो गए वो इंडियन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पेमेंट करवा पाएंगे। वो फॉरेन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पेमेंट करवाने में दिक्कत होगी। तो यही चीज कह रहे हैं कि सप्लायर अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है और इंडिया के जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है तो ट्रांजैक्शन मानी तो B2C सप्लाई जाएगी, बट इस B2C सप्लाई पे आपको डायनामिक क्यूआर कोड इशू करने की जरूरत नहीं है। वंस अगेन इस वाले पॉइंट पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई फील दिस इज मच मोर रेलेवेंट फॉर सीए फाइनल एंड लेस रेलेवेंट फॉर सीए इंटर। तो यहाँ पे आपने क्या क्या पॉइंट पढ़ा? द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशंस हैव बीन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड। Any invoice issued to a person having a UIN shall be considered as invoice issued for a B2C supply and shall be required to comply with the requirement of dynamic QR code. जिन लोगों के पास UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उन्हें जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन के इक्विवेलेंट माना जाता है और इसीलिए उनके इनवॉइसेस को B2C सप्लाई मानकर उन पर डायनामिक क्यूआर कोड डलवाओगे। Last, where an invoice for supply of services is issued to a recipient located outside India, for which the place of supply is in India as per the provisions of the IGST Act, and the payment is received by the supplier in convertible foreign exchange or in INR wherever permitted by the RBI. Such invoice may be issued without having a dynamic QR code, as such dynamic QR code cannot be used by the recipient located outside India for making payment to the supplier. ठीक है जी। चैप्टर नंबर 11 पेमेंट ऑफ टैक्स में हमारे पास कोई चेंज नहीं है, एंड लास्ट चैप्टर नंबर 12 रिटर्न्स अंडर जीएसटी में एक छोटा सा चेंज है। अगर मानो आपने अपनी जीएसटीआर 3B नहीं भर रखी तो आप फ्यूचर पीरियड्स में जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लॉ हुआ करता था, तो ये लॉ आपने पहले मेरे साथ पढ़ा हुआ है। क्या क्या कंटेंट पढ़ा हुआ है? A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies in form GSTR1 if he has not furnished the return in form GSTR3B for preceding 2 months. अगर कोई पर्सन मंथली बेसिस पे रिटर्न भरता है, अगर उसने पिछले 2 महीने की GSTR3B नहीं भरी तो वो अगले महीने की GSTR1 नहीं भर सकता। करंट मंथ की मैं GSTR1 नहीं भर सकता अगर मैंने पिछले 2 महीने की GSTR3B नहीं भरी। यहां पे है जहां पे पर्सन मंथली बेसिस पे रिटर्न भर रहा है। क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रहा है, मंथली बेसिस पे रिटर्न भर रहा है। हिज फाइलिंग इज रिटर्न ऑन मंथली बेसिस। A registered person opting for QRMP scheme shall not be allowed to furnish the details of outward supplies in form GSTR1 or using IFF if he has not furnished the return in form GSTR3B for preceding tax period. यहाँ पे tax period तो आपका क्वार्टरली होता है कि अगर आप QRMP स्कीम में हो, आपने अगर पिछले क्वार्टर की GSTR3B नहीं भरी, लेट अस सपोज आपने अप्रैल 22 से लेके जून 2022 तक की अगर GSTR3B नहीं भरी तो आप जुलाई 22 की GSTR1 नहीं भर सकते। Last, a registered person who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of 99% of such tax liability under Rule 86B of the CGST rules. What is Rule 86B? अगर आपकी एक महीने में वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो 50 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको मैक्सिमम 99% लाइबिलिटी ही आईटीसी से पे करना अलाउड है। आपको मिनिमम 1% ऑफ योर टैक्स लाइबिलिटी कैश में देनी होती है। आईटीसी के टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप पे रूल 86B लगता है, यू शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म GSTR1 और यूजिंग IFF इफ ही हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न इन फॉर्म GSTR3B फॉर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। क्या कहानी है ये? मानो मैंने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया, तो QRMP स्कीम को ऑप्ट किया,
अगर मेरे को GSTR1 करंट पीरियड की, GSTR1 करंट पीरियड की, ऑब्वियसली QRMP स्कीम में जो पीरियड होता है वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, GSTR1 करंट पीरियड की मेरे को फाइल करना अलाउड नहीं है अगर मैंने प्रीसीडिंग टैक्स की, प्रीसीडिंग पीरियड की GSTR3 भी नहीं भरी तो। अगर मैंने पिछले पीरियड की GSTR3 भी नहीं भरी तो मेरे को GSTR1 करंट पीरियड की भरना अलाउड नहीं है। अगर मैंने QRMP स्कीम को ऑप्ट नहीं किया, मतलब मंथली बेसिस पे हम रिटर्न भर रहे हैं, तो GSTR1 आप करंट पीरियड में नहीं भर सकते। करंट पीरियड में GSTR1 भरना अलाउड नहीं है। कब? जब आपने प्रीसीडिंग 2 मंथ्स की GSTR3 भी नहीं भरी। या फिर आपने प्रीसीडिंग 1 मंथ की GSTR3 भी नहीं भरी। अगर आप पे रूल 86B लगता है। रूल 86B क्या है? रूल 86B इज जहां पे आप मैक्सिमम 99% लाइबिलिटी क्रेडिट से पे कर सकते हो, मिनिमम 1% लाइबिलिटी तो आपको कैश में देनी पड़ेगी। तो कहानी ये थी कि अगर कोई पर्सन मंथली बेसिस पे रिटर्न भरता है और उस पे रूल 86B एप्लीकेबल नहीं है तो करंट पीरियड में GSTR1 भरना अलाउड नहीं है अगर आपने प्रीसीडिंग 2 मंथ्स की GSTR3 भी नहीं भरी थी। और अगर आप पे रूल 86B लगता है तो आप पे GSTR1 करंट पीरियड में भरना अलाउड नहीं है अगर आपने प्रीसीडिंग मंथ की GSTR3 भी नहीं भरी थी। जो पर्सन QRMP स्कीम में वो करंट पीरियड में GSTR1 तभी भर सकता है जब उसने पिछले पीरियड की GSTR3 भी भर दी हो। I can file GSTR1 for the current period, current quarter only if I have submitted my GSTR3 for the preceding quarter। ये QRMP स्कीम का लॉ कहता था। अगर मैं मंथली रिटर्न्स में हूं तो मैं करंट पीरियड की GSTR1 तभी भर सकता हूं जब मैंने पिछले 2 महीने की GSTR3 भी भर दी हो। मैं GSTR1 नहीं भर सकता अगर मैंने पिछले 2 महीने की GSTR3 भी नहीं भरी हो। लेकिन अगर मेरे पे रूल 86B एप्लीकेबल है तो 2 महीने की जगह आप टाइम 1 महीने का ही लेकर चलते हो। रूल 86 भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो जो जिस पे रूल 86B लगता है उसके लिए टाइम कहते हैं पिछले महीने की GSTR3 भी नहीं भरी तो इस महीने की GSTR1 नहीं भर सकते। अगर रूल 86B नहीं लगता तो हम कहते थे पिछले 2 महीने की GSTR3 भी नहीं भरी तो करंट महीने की आप GSTR1 नहीं भर सकते। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। गवर्नमेंट ने हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा, क्या कहा? अ रजिस्टर्ड पर्सन, देखो जो पॉइंट नंबर 2 है वो एज इट इज है। A registered person opting for QRMP scheme shall not be allowed to furnish the details of outward supply in form GSTR1 or using IFF if he has not furnished the return in form GSTR3B for preceding tax period। As it is same है कि अगर आप QRMP स्कीम को ऑप्ट करते हो, अगर आपने प्रीसीडिंग क्वार्टर की GSTR3 भी नहीं भरी तो आप करंट क्वार्टर की GSTR1 नहीं भर सकते। यहां पे क्या चेंज है? A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies in form GSTR1 if he has not furnished the return in form GSTR3B for the preceding month। पिछले महीने की GSTR3 भी नहीं भरी तो करंट महीने की GSTR1 नहीं भरने देंगे। पहले लिखा होता था फॉर प्रीसीडिंग 2 मंथ्स, लेकिन अब यहां पे लिख दिया फॉर दी प्रीसीडिंग मंथ। तो पहले हम कहते थे एक पर्सन जो मंथली बेसिस पे रिटर्न भरता है, अगर पिछले 2 महीने की GSTR3 भी नहीं भरी तो आपको करंट महीने की GSTR1 नहीं भरने देंगे। अब कहा है कि पिछले महीने की GSTR3 भी नहीं भरी तो इस महीने की GSTR1 नहीं भरने देंगे। मतलब जो ये 2 मंथ्स है, ये 2 मंथ्स हटके अब ये 1 मंथ हो गया है। तो सर थर्ड पॉइंट कहां गया? भाई थर्ड पॉइंट की तो अब रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, बिकॉज थर्ड पॉइंट कहता था कि अगर आप पे रूल 86B लगता है और आपने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड की GSTR3 भी नहीं भरी तो आप करंट पीरियड की GSTR1 नहीं भर सकते थे। जो लोग QRMP में कवर्ड नहीं थे उनके लिए पहले एक 2 महीने की टाइमलाइन थी, अब 1 महीने की टाइमलाइन थी। जो 2 महीने की टाइमलाइन कट के अब 1 महीना हो गया है, तो दोनों केसेस में चाहे आप पे रूल 86B लगे चाहे रूल 86B ना लगे, आपके लिए लॉ तो सेम हो चुका है। इसीलिए गवर्नमेंट ने थर्ड पॉइंट को ओमिट कर दिया। तो अब आपके लिए न्यू लॉ क्या है? अब न्यू लॉ बहुत आसान हो गया। अब पहले वाला लॉ में फिर भी मल्टीपल चीजें याद करनी पड़ती थी, नया लॉ तो एकदम ही आसान है। कॉम्प्लेक्सिटी तो हटी गई है, एकदम नई आसान बात आई है। चाहे आप QRMP स्कीम को ऑप्ट करो, चाहे आप QRMP स्कीम को ऑप्ट ना करो, अगर आपने पिछले महीने या पिछले क्वार्टर की GSTR1 नहीं भरी तो आपको करंट टैक्स पीरियड की GSTR1 या IFF भरना अलाउ नहीं किया जाएगा।
अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो, अगर आपने पिछले क्वार्टर की जीएसटीआर 3 भी नहीं भरी तो इस महीने की आप जीएसटीआर 1 या आईएफएफ नहीं भर सकते। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं हो, आपने पिछले महीने की जीएसटीआर 3 भी नहीं भरी तो आप इस महीने की जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते। पहले आप अपने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड्स की जीएसटीआर 3 भी क्लोज करके आओ, तभी आपको करंट पीरियड के लिए रिटर्न्स फाइल करना अलाउ किया जाएगा। तो चीजें सिंप्लीफाई हो गई हैं। बस हमारे पास इतनी अमेंडमेंट्स थी। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था बहुत कम अमेंडमेंट्स है, ये अटेम्प्ट तो बहुत ही अच्छा, जिसमें कुछ खास अमेंडमेंट्स है ही नहीं। जितने भी अमेंडमेंट्स थी वो हमने कवर अप कर लिए। एक बार जल्दी से जो भी जीएसटी वाली अमेंडमेंट्स है उनको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 2 चार्ज ऑफ जीएसटी, इसमें क्या अमेंडमेंट है? सेक्शन 9(5) जो ईसीओ वाला था, वहां पे 3 पॉइंट्स होते थे। उन 3 पॉइंट्स में से पहले पॉइंट का स्कोप थोड़ा सा वाइड किया। पहला पॉइंट कहता था रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल के थ्रू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। अब उसको थोड़ा सा वाइड कर दिया, ये कह के रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल। ठीक है जी। एक नया पॉइंट और लॉ में इंसर्ट कर दिया, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एक्सेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अगर आप फूड डिलीवरी एप्स के थ्रू स्विगी, जोमैटो से कोई भी खाना मंगवाते हो किसी भी रेस्टोरेंट का, तो वहां पे आप टैक्स रेस्टोरेंट को पे नहीं करना है, गवर्नमेंट को स्विगी या जोमैटो को पे करना है। लेकिन अगर रेस्टोरेंट या ईटिंग जॉइंट इज लोकेटेड एट अ होटल जिसकी डिक्लेयर्ड टैरिफ पर रूम पर नाइट 7500 से ज्यादा है, तो वहां पे टैक्स अभी भी रेस्टोरेंट ही देगा, ईटिंग जॉइंट ही देगा, स्विगी या जोमैटो पे लॉ नहीं लगेगा ये वाला। चैप्टर नंबर 3 सप्लाई अंडर जीएसटी में कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 4 कॉम्पोजिशन स्कीम, सेक्शन 10(1) एंड 10(2). 10(1) एंड 10(2) में हम कहते हैं हर तरह के ट्रेडर्स बेनिफिट ले सकते हैं, रेस्टोरेंट या केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स बेनिफिट ले सकते हैं और मैन्युफैक्चरर बेनिफिट ले सकते हैं, अगर वो 4 तरह की चीजों की मैन्युफैक्चरिंग ना करें। 4 चीजें कौन कौन सी होती थी? एरेटेड वाटर्स, टबैको, आइसक्रीम एंड पान मसाला। अब इसमें 4 और जोड़ देना, फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड फ्लाई ऐश मोल्ड्स ब्लॉक्स, इसके अलावा ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, इसके अलावा बिल्डिंग ब्रिक्स, रेगुलर ब्रिक्स एंड लास्ट इज अर्दन और रूफिंग टाइल्स। टाइम ऑफ सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। इसके बाद चेंज आता है आईटीसी के टॉपिक में। आईटीसी का टॉपिक क्या कहता है? आईटीसी का टॉपिक ये कहता है कि अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स को अपलोड नहीं किया और सिस्टम ने उसका कम्युनिकेशन रेसिपिएंट को जीएसटीआर 2B में नहीं दिया, तो रेसिपिएंट क्रेडिट नहीं ले सकता। इन अदर वर्ड्स, रेसिपिएंट सिर्फ उन्हीं इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स पे क्रेडिट ले सकता है जो सप्लायर ने अपने अपनी जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में रिपोर्ट कर दिए हैं और सिस्टम ने उसका कम्युनिकेशन रेसिपिएंट को दे दिया है। सिस्टम ने उसका कम्युनिकेशन रेसिपिएंट को दे दिया जीएसटीआर 2B में। इसके बाद एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी में सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हुआ है किसी रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, तो यहाँ पे आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में ये कहते हैं इफ आई एम एन एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, मेरे लिए जनरल थ्रेशोल्ड 40 लाख की होती है, बट 3 तरह के प्रोडक्ट्स में वो 20 लाख लगती है। 3 तरह के प्रोडक्ट्स कौन से थे? पान मसाला, आइसक्रीम एंड इसके बाद टबैको। अब इसमें 4 कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी हम पढ़ के आए कॉम्पोजिशन स्कीम में वो ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपको आधार नंबर अभी तक अलॉट नहीं हो रखा है बट आपको जीएसटी में आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको आधार की एनरोलमेंट आईडी स्लिप देनी पड़ेगी। ये एक्नॉलेजमेंट होती है जो आपको मिलती है जब आप आधार के लिए अप्लाई करते हो, और 4 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। इट कैन बी योर पासबुक विद अ फोटोग्राफ, इट कैन बी वोटर आईडी कार्ड, इट कैन बी पासपोर्ट, इट कैन बी ड्राइविंग लाइसेंस। आधार अलॉट होने के अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन अंडर जीएसटी। डॉक्यूमेंटेशन अंडर जीएसटी का लॉ क्या कहता है? डॉक्यूमेंटेशन अंडर जीएसटी का लॉ ये कहता है कि ई इनवॉइसिंग के लिए जो लिमिट आपकी 50 करोड़ की आपने पहले पढ़ी है वो 20 करोड़ रहेगी। सो आपको करंट ईयर में ई इनवॉइसेस इश्यू करने पड़ेंगे अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स आपका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी साल में 20 करोड़ से ज्यादा है। नेक्स्ट, डायनामिक क्यूआर कोड के लिए बोला है कि अगर यूआईएन होल्डर्स को आप इनवॉइस इशू कर रहे हो तो उसे B2C सप्लाई मानोगे, उस पर आपको डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। लेकिन कल को अगर आपका रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है और ट्रांजैक्शन इसलिए इंडिया में टैक्सेबल है बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, तो इस ट्रांजैक्शन के लिए क्योंकि रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है तो उसको डायनामिक क्यूआर कोड इशू करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डायनामिक क्यूआर कोड मेनली इंडियन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएगा। चैप्टर 11 पेमेंट ऑफ टैक्स, कोई अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 12 में क्या कंटेंट है? चैप्टर नंबर 12 में ये है कि करंट पीरियड में, अब मैं इफेक्टिव बात करता हूं, करंट पीरियड में मैं जीएसटीआर 1 मंथली बेसिस पे तभी भर पाऊंगा जब मैंने पिछले महीने की जीएसटीआर 3 भी भर दी हो। अगर मैंने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया तो मैं करंट क्वार्टर में आईएफएफ या जीएसटीआर 1 तभी भर पाऊंगा जब मैंने पिछले क्वार्टर की जीएसटीआर 3 भी अपनी भर दी हो। विद दिस आपकी जो भी एडिशनल अमेंडमेंट्स थी नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों की, वो मैंने आपको कवर अप करवा दी है। दिस हैज बीन अ वेरी शॉर्ट वीडियो, सो इन दिस अटेम्प्ट द अमेंडमेंट्स आर वेरी फ्यू. I hope you are doing your best to prepare yourself for the exams.
अब गोइंग फॉरवर्ड आपको मेरा बहुत सपोर्ट मिलेगा यूट्यूब पे। एक बार हम आरटीपी भी डिस्कस करेंगे बिकॉज आरटीपी में भी क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। इसके अलावा वी विल कंडक्ट प्रॉपर रिविजनरी सेशंस इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के, ताकि हम एग्जाम्स के लिए तरीके से प्रिपेयर्ड रहें। दोज रिविजनरी सेशंस विल हेल्प यू टू रिवाइज योर सिलेबस क्विकली। एंड आप लोगों को पता ही होगा, आई हैव लॉन्च्ड अ स्पेशल समरी बुकलेट फॉर यू गाइस। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव लॉन्च्ड द बुकलेट। उस बुकलेट के अंदर हमने 50 पेजेस में पूरे इनकम टैक्स के सिलेबस को समराइज किया है और 34 पेजेस में पूरे जीएसटी के सिलेबस को समराइज किया है। सो आई एम होपिंग दैट आप लोगों ने वो बुक ले ली है, बिकॉज उसी बुक के बेसिस पे हम जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों की रिविजन लगवाएंगे 20 सितंबर के आसपास। ठीक है जी, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। माय टास्क ऑफ मेकिंग यू गाइस कंप्लीट द अमेंडमेंट्स, कवर द अमेंडमेंट्स नाउ स्टैंड्स कंप्लीटेड। आप इस वीडियो को तरीके से देखिए, अपनी अमेंडमेंट्स को तरीके से कवर कीजिए। कोई भी आपको कंसर्न हो, कोई भी आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आई विल रिप्लाई एंड आई लेट यू नो एंड प्रोवाइड योर सॉल्यूशन टू एनी ऑफ द ग्रीवियंसेस दैट यू हैव। टिल देन keep preparing, keep studying. All my best wishes are with you. I'll see you soon with a fresh video. Till then, bye bye, take care, have a good time.